हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द गोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एम्पर लैंजन जियांग मैंशन के फ्रंट डोर के सामने नील डाउन होकर बैठे रहे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खबर जल्द ही जंगल में आग की तरह पूरी कैपिटल में फैल गई। कुछ ही घंटों में एम्परर की लवलेस मैरिज के बारे में बात होने लगी, इस बात पर एम्फसाइज करते हुए कि लैंड के हाईएस्ट रूलर भी अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते थे। वैसे तो इस स्टोरी के कई सारे वर्जन्स थे, पर ज़्यादातर लोग विंग को फेवर कर रहे थे। मार्केट पे चारों तरफ गॉसिप हो रही थी कि ज़रूर एम्परर ने कुछ बहुत गलत काम किया होगा, तभी ये सब हो रहा है। इम्पीरियल कंसोर्ट ने सही किया एम्परर को इतनी ठंड में अकेला छोड़कर। उन्हें भी अपनी मेडिसिन का स्वाद मिलना चाहिए। जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगा, लान जिंगी से रहा नहीं गया। वो बोला, अब मैं ये सब और नहीं देख सकता। वो भी एम्परर के साथ नील डाउन होकर बैठ गया। उसे एम्परर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। तो जिंगी बोला, अगर हिज मैजेस्टी नील डाउन होकर बैठेंगे तो मैं भी नील डाउन होकर बैठूंगा। मैं तब तक नील डाउन करके बैठा रहूँगा जब तक हिज हाइनेस एम्परर से बात करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। तभी लैंजन ने उसे आदेश देते हुए कहा, जिंगी उठ जाओ, और बोला, तुम इस सब का पार्ट नहीं हो और तुम्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लान जिंगी रोते रोते बोला, लेकिन उसने अपने लॉन्ग सिल्क स्लीव्स को अपनी आइज़ पर रख लिया जिससे वो अपने आंसू को छुपा सके। वो बोला, क्या मैजेस्टी, आप हेवन के बेटे हो, आप क्यों किसी के सामने नील डाउन होकर बैठोगे? मैं समझ सकता हूँ कि हिज हाइनेस अपसेट हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रूएल हैं। भले ही आप एक एम्परर हो, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग भी तो हो जिसमें फीलिंग्स हैं। योर मैजेस्टी, आपकी नीज़ ह्यूमन स्किन की बनी हुई है। जितना ज़्यादा वो हर्ट है उतना ज़्यादा ही आप भी हर्ट हो। लैंजन ने कहा, जिंगी, मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं एक एम्परर हूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जो माफ़ नहीं किया जा सकता है तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ? जिंगी, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो उठो और हमारे बाकी के सारे मेन को पैलेस में वापस ले जाओ और मुझे यहाँ शांति से नील डाउन होकर रहने दो। लान जिंगी शॉक्ड हो गया। वो बोला, योर मैजेस्टी, हम आपको यहाँ स्ट्रीट्स पर बिना किसी प्रोटेक्शन के अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहीं पर आपके साथ रहूँगा जब तक आप नील डाउन होकर बैठे रहोगे और जब तक हिज हाइनेस यहाँ बाहर आकर आपसे बात नहीं करती हैं। ये सुनकर लैंजन बोला, जिंगी, शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि ये मेरा ऑर्डर है। जिंगी की आंखें फिर एक बार आंसुओं से भर आई थी। वो बोला, योर मैजेस्टी, जल्द ही रात होने वाली है और कैपिटल में चारों तरफ खतरा बढ़ जाएगा। फर्स्ट प्रिंस ये नहीं अलाउ करेंगे। ये सुनते ही लैंजन ने कोल्ड वे में कहा, जिंगी, वो तुम्हारा एम्परर नहीं है। तभी जियांग स्टेट का दरवाज़ा ओपन हुआ। वहाँ मैडम यू अपनी 2 हैंडमेड्स जिंजू और यिंजू के साथ आई हुई थी। मैडम यू बोली, योर मैजेस्टी, आप अभी भी यहाँ पर हो? लैंजन बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था। वो बोला, हाँ। तभी वो बोला, क्या विंग? मैडम यू ने तुरंत कहा, विंग अभी भी अनअवेलेबल है, लेकिन मुझे इस बात का अलर्ट किया गया है कि हमारे डोर स्टेप के बाहर आपकी मौजूदगी कई सारे अनवांटेड अटेंशन को आकर्षित कर रहे हैं। सभी की सुरक्षा के लिए, खास कर योर मैजेस्टी आपकी, मैं आपको जियांग मैंशन में अंदर आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये सुनते ही जिंगी बोला, सच में? ये तो बहुत अच्छा है। मैडम यू बोली, मैंने अपनी बात ख़त्म नहीं करी है। योर मैजेस्टी का हमारे आंगन में नील डाउन होकर बैठने के लिए स्वागत है, अगर वहाँ की मिट्टी आपके घुटनों के लिए ठीक हो तो। योर मैजेस्टी, आप वहाँ पर लोगों की नज़रों से बचे रहेंगे। ये सुनकर जिंगी शॉक्ड हो गया। वो बोला, क्या? लैंजन बोला, मैं समझ सकता हूँ, भले ही कितनी छोटी ही चीज़ क्यों ना हो। लैंजन उसे अपनी जीत की तरह ले रहा था। वो मैडम यू से बोला कि वो किसी भी तरह का अनवांटेड अट्रैक्शन जियांग के प्रति आकर्षित नहीं करना चाहता था और वो उनके इस इनविटेशन को स्वीकार करेगा। लैंजन बोला,
जिंगी, ऊपर उठने में मेरी हेल्प करो। लान जिंगी बोला, अच्छा। वो अभी भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। तभी वो जल्दी से एम्परर के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर लैंजन को ग्राउंड से ऊपर खड़ा होने में हेल्प करने लगा। इतने घंटों तक घुटनों के बल बैठे रहने के कारण लैंजन के पैर नम पड़ गए थे। वो लड़खड़ा रहा था, उसके घुटने काले पड़ गए थे और उन पर चोट भी लग गई थी। जिंगी बोला, योर मैजेस्टी, आप ऑलरेडी इतना पेन में हैं। तभी लैंजन बोला, नहीं, मैं नहीं हूँ। वो किसी भी तरह से अपनी वीकनेस को नहीं शो करना चाहता था, पर वो अपने आप को सीधा खड़ा करता है ताकि वो मैडम यू की नज़रों में देख सके। लैंजन बोला, जियांग फूरेन, क्या आप मुझे अंदर जाने का रास्ता शो करेंगी? मैडम यू धीरे से अपनी पर्पल स्लीव्स को सही करती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे कदमों से वो जियांग मैंशन के अंदर गए ताकि अब कोई बाहरी एम्परर को यूँ ना देख सके। हिज मैजेस्टी के प्रेजेंस में जियांग सर्वेंट्स ने उनका सम्मान करने के लिए अपना सर नीचे करके रखा हुआ था। भले ही वो एम्परर को चुपके से देखने के लिए खुद को नहीं रोक पा रहे थे। मैडम यू लैंजन को आंगन के सबसे दूर के छोर तक ले गई, जहां एम्परर के लिए शांति से घुटने टेकने और उनकी प्राइवेसी के लिए पर्याप्त जगह थी। मैडम यू लैंजन से बोली, यहाँ आप नील डाउन होकर बैठ सकते हैं। लान जिंगी मैडम यू से बोला, क्या आप हिज मैजेस्टी को चेयर भी ऑफर नहीं करेंगी? ये सुनते ही मैडम यू बोली, मैं ऐसा तो करूँगी जब योर मैजेस्टी हमारी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर हैं। वो बोली कि अगर हिज मैजेस्टी बहुत कंफर्टेबल हैं तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लैंजन बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे मेरे चेयर हो या फिर नहीं हो। मैडम यू ने कहा, तो फिर ठीक है। वैसे भी वो मैं नहीं हूँ जिसका आपको दिल जीतना है। इस स्थिति में मैं चाहे जो भी सोचूं, अंततः वे वो शैन ही फैसला करेगा कि वो आपसे बात करना चाहता है या फिर नहीं। आपके साथ घर लौटने की बात तो बहुत दूर की है। मैं केवल वही कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, जो मैंने कहा उन वर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लैंजन ने इस बात को समझकर अपना सर हिलाया। वो मैडम यू को उनकी कठोरता के लिए ब्लेम नहीं करता है। वह उस सिचुएशन में अपना बेस्ट कर रही थी जो वो नहीं चाहती हैं। लैंजन मैडम यू से बोला, आप एक अच्छी माँ हो। लैंजन के इस स्टेटमेंट को सुनते ही मैडम यू अचानक से चौंक गई। वो बोली, क्या मैं हूँ? एक सेकंड बाद वो पल हवा में मानो कहीं गायब सा हो गया हो। मैडम यू ने लैंजन की तरफ अपनी पीठ कर ली, ये शो करते हुए जैसे कि उसने कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो बोली, गुड लक योर मैजेस्टी, आशा करती हूँ कि सबकी खातिर आपकी ईमानदारी की जीत हो। लान जिंगी ठीक लैंजन के बगल में जाकर बैठ गया। वो जाने को तैयार ही नहीं था। वो बोला, योर मैजेस्टी, मुझे यकीन है कि आपकी ईमानदारी और हैनेस को निश्चित रूप से जीतेगी। लैंजन को निश्चित रूप से उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, वरना तो वो कोशिश करते करते यूं ही मर जाएगा। विंग अपने कमरे की खिड़की से अपनी नज़र रखे हुआ था और वो उन मोमबत्ती को फिर से जला रहा था जो अभी अभी बुझी थी। वो एक के बाद एक कैंडल जलाता गया। टाइम बीतता गया। उसकी आंखें आंगन में हो रहे अनबिलीवेबल सीन पर टिकी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी और लैंजन वहीं पर बैठा हुआ था। वो अपनी जगह से एक पल के लिए भी नहीं हटा। वो कब तक ये सब कर पाएगा? किसी के लिए इतनी देर तक घुटने टेके रहना बिना गिरे किसी ह्यूमन के बस का तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और फिर भी लैंजन मुश्किल से अभी भी अपनी पोजीशन में बैठा हुआ था। क्या अपनी कंसोर्ट को वापस पाने का उनका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत है? विंग कब तक उसे यूं घुटने टेके रहने पर मजबूर करेगा? भले ही विंग का दिल कठोर हो गया था, सिचुएशंस ने उसे ऐसा बना दिया था, लेकिन वो बिना किसी मतलब के इतना क्रूर भी नहीं था। लैंजन को देखने जिससे वो प्यार करता था, चाहे फिर वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, ऐसी शर्मनाक स्थिति में वो पहुंच चुका था। क्या यह विंग या अंतरात्मा पर असर नहीं डालेगा? विंग बादलों को देखता है जो चांद को छुपा रहे थे, और तभी उसे याद आया कि पतझड़ आने वाला है। बाहर चल रही हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होगी।
यहाँ तक जिंगी, जो कि पूरी तरह से थक चुका था, वो भी हार मानकर ज़मीन पर घुटने टेकना छोड़कर वहीं पर सो गया। वो मजबूर हो चुका था। सिर्फ लैंज़ैन ही अपनी जगह पर अडिग था। उसकी आंखें बंद थीं पर उसका संकल्प अभी भी अटल था। लेकिन अगर योर मैजेस्टी ठंड से मर ही क्यों ना जाए तो भी विंग क्यों फ़िक्र करे। लैंज़ैन ने भी निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया था जब विंग को कोल्ड पैलेस में रहने के लिए भेज दिया गया था। अचानक से विंग को अपने हार्ट में कोल्डनेस महसूस हुई। एम्परर की नाटकीय हरकतों से विंग बेवकूफ़ नहीं बनेगा, इस बात का दृढ़ निश्चय करके विंग बेड पर जाकर लेट गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और चाहा कि लैंज़ैन के चेहरे का वो मुरझाया हुआ एक्सप्रेशन वो भूल जाए, उसके खूबसूरत चेहरे की याद और उससे होने वाला दर्द वो भूल जाए। विंग बड़बड़ाते हुए बोला, मैं बस इतनी विश करता हूँ कि आप बेहतर हों। जाने अनजाने में उसके होंठों से शब्द फिसल रहे थे जो आसपास अंधेरे में गूंज रहे थे। लेकिन तभी बाहर चल रही हवा के तेज़ झोंकों ने विंग को उसके हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से बाहर निकाला। उसे याद दिलाया कि वहाँ बाहर एक लिविंग सोल है जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था। लैंज़ैन मर जाएगा। विंग बेड पर करवटें बदलता रहा, इस उम्मीद में कि उसके दिमाग में उठ रहे परेशान करने वाली आवाज़ें दब जाएंगी। क्यों वो लैंज़ैन की परवाह करे। फाइनली विंग ने हार मान ली और वो बोला, लैंज़ैन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, है ना? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो अपने बेड पर से उठा और बेड के नीचे रखे हुए साफ़ सुथरे और अच्छे से तहाए हुए एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स निकाले और जल्दी से अपने बाहरी कपड़े पहने। विंग उस जगह पर गया जहां लैंज़ैन और जिंगी था। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, खासकर बेचारा जिंगी। आखिरकार उसने एम्परर के साथ नील डाउन होने जैसी सेंसलेस हरकत में क्यों ज्वाइन किया। विंग ने केयरफुली कांपते हुए जिंगी पर कंबल डाला और चारों तरफ से उसे अच्छे से कवर कर दिया। धीरे धीरे जिंगी का बड़बड़ाना कम हो गया। झिझकते हुए कदमों से विंग लैंज़ैन के पास पहुंचा, जो अभी भी सेम पोजीशन में था और अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए नील डाउन होकर बैठा हुआ था। विंग ने बहुत धीरे से, बहुत आहिस्ता से कंबल लैंज़ैन के कंधों पर डाले, इस उम्मीद में कि गलती से भी लैंज़ैन कहीं जग ना जाए। भले ही लैंज़ैन ये शो ना कर रहा हो, पर वो भी फ्रीज़ हो रहा था। उसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके होंठ ठंड से बुरी तरह से कांप रहे थे। शायद ये ठंड थी या शायद लैंज़ैन की इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में देखना। विंग खुद को अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करने से रोक नहीं पाया। उसने लैंज़ैन के ऊपर ब्लैंकेट को अच्छे से एडजस्ट किया और धीरे से कहा, लैंज़ैन, मैं भी चाहता था कि तुम मेरे लिए वापस आओ। मैं एक बच्चा था और बहुत अकेला था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, लेकिन मुझे मजबूत बने रहना पड़ा। लेकिन मैं सच में नहीं चाहता था। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें ये बात पता होती। अपनी आंखें बंद करके विंग खुद को फैंटेसी में डूब जाने देता है, ये इमेजिन करते हुए कि उसके सामने जो मैन था ये अभी भी वही लड़का है जिससे वर्षों पहले वो स्ट्रीट मार्केट में मिला था। इस तरह से वो फिर से अपने आज़ान के साथ हो सकता था। विंग बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज़ लालसा यानी कि लॉन्गिंग और उदासी से भरी हुई थी। वो बोला, हम इसी तरह से एक दूसरे को याद करते रहते हैं। विंग का दिल बहुत हैवी फील कर रहा था और अनिश्चितता से भरा हुआ था। वो सोचने लगा, क्या हम कभी मिल पाएंगे। उस कपकपाती ठंड में विंग ने सोते हुए एम्परर के फोरहेड पर एक किस किया, इस उम्मीद में कि लैंज़ैन को यह एहसास ना हो कि अभी भी विंग के पास कुछ दिल बाकी था उसे देने के लिए।
जब तक लैंज़ैन की नींद खुली, जेंटल और प्यार भरे टच और वार्मथ की जगह सिर्फ एक फेवरिश ड्रीम रह गया था। रियलिटी सामने आई। उसने खुद को उस कपकपाती हुई ठंड में अकेला पाया, लेकिन इस बार उसके कंधों पर ब्लैंकेट्स पड़ी हुई थी। लैंज़ैन की आवाज़ में अनिश्चितता और उम्मीद का संकेत था। वो धीरे से बोला, विंग। उसकी खुद की आवाज़ चारों तरफ उस अंधेरे में गूंज रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि क्या उसने किसका वो ड्रीम देखा था, लेकिन जैसे ही उसने नीट और अच्छे से रखे गए कंबल पर अपनी नज़र डाली, जो कि लैंज़ैन और विंग दोनों पर ही पड़े हुए थे, लैंज़ैन का सारा डाउट, सारा शक दूर हो गया। उसने सपना नहीं देखा था, विंग उसके लिए आया था। विंग अभी भी उसकी केयर करता है। ये समझ में आते ही लैंज़ैन के अंदर फिर एक बार स्ट्रेंथ, ताकत आ गई थी चीज़ों का सामना करने के लिए। उसने धीरे से कहा, विंग, हम फिर ज़रूर मिलेंगे। अपनी खिड़की से मुड़ते हुए विंग ने अपनी आखिरी कैंडल बुझा दी और अपने बेड पर जाकर लेट गया। और फाइनली अब वो एक अच्छी नींद ले पाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।